नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में अब तक 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इस घटना के मास्टरमाइंड ललित झा को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी रिमांड याचिका में कहा कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना के पीछे ललित झा और उसके साथी सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे। साथ ही वह देश की अराजकता पैदा करना चाहते थे। साथ ही अदालत को बताया कि पुलिस इस घटना के पीछे आरोपियों के वास्तविक मकसद इसमें किसी अन्य दुश्मन देश के साथ साथ आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध के एंगल से भी जांच कर रही है। साथ ही बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित झा को 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। साथ ही कहा कि इस सुनियोजित हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए गहन और विस्तृत जांच की जरूरत है। कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ललित झा मास्टरमाइंड है, इसीलिए इसकी कस्टडी चाहिए। हमें पता करना है कि इस साजिश के पीछे आखिर कितने लोग थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कई राज्यों में जाना पड़ेगा। साजिश के इस्तेमाल हुए मोबाइल भी रिकवर करने हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि संसद की सुरक्षा में लापरवाही के मास्टरमाइंड ललित झा ने खुलासा किया कि वे लोग देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे ताकि वे सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सके। पुलिस पूछताछ में ललित ने इस मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है। उसने बताया कि वो कैसे पूरे मामले का मास्टरमाइंड बना है। दिल्ली पुलिस में 13 दिसंबर की घटना को रिक्रिएट करने के लिए संसद से अनुमति मांग सकती है। वहीं जिसमें 2 आरोपी दर्शक दीर्घा से लोकसभा चैम्बर में कूद गए थे। एक आरोपी एक बेंच से दूसरी बेंच पर जंप लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरा युवक तेजी से आसन की ओर बढ़ रहा था। इन आरोपियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के तौर पर हुई है। एक अधिकारी ने इस समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हम सदन के अंदर और संसद भवन के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की अनुमति लेने के लिए संसद से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही ललित झा ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उसने अपना फोन दिल्ली जयपुर बॉर्डर के पास फेंक दिया था और अन्य आरोपियों के फोन को भी नष्ट कर दिया था। देखिए, संसद में जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर चूक हुई उस पर राजनीतिकरण भी तेज हो गया है। हर कोई विपक्ष जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का जमकर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार जवाबदेही में है। लेकिन आखिर सवाल यही उठ रहा है कि संसद में अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है तो आखिर सुरक्षा कहां है। और ठीक उसी दिन जहां लगभग 2001 में, ठीक 18 साल 20 साल पहले इसी प्रकार की घटना संसद में हुई थी, ठीक उसी दिन दोबारा से इस घटना को दर्शाना क्या दिखा रहा है? क्या देश को नया संसद मिलने के बावजूद भी संसद की सुरक्षा में चूक अभी भी सुरक्षित नहीं है? क्या संसद बस महज नई बिल्डिंग सरकार ने दे दी लेकिन उसकी सुरक्षा के इंतजामात की किसी की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर संसद भवन तक कलर स्प्रे लेकर 4 संदिग्ध लोग, 2 बाहर कंपाउंड में, 2 संसद के अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ उन आरोपियों का मकसद अराजकता फैलाना था या इसके पीछे और कोई मास्टरमाइंड है? इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? क्या विदेश से कोई फंडिंग का कनेक्शन है? क्या संसद में इस प्रकार के हमले पहले जिस प्रकार से 2001 में हुआ था और अब होना, क्या तब से लेकर अभी तक हम कोई भी सबक इन हमलों से नहीं ले पाए हैं? तो आज इसी पर बात करेंगे कि संसद कांड में हुए खुलासों में आखिर जिम्मेदारी किसकी है। चलिए, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन जी जुड़ चुके हैं। एके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एके जैन जी, मेरा सवाल आपसे है कि दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी ललित की कस्टडी की मांग कर रही है, तो क्या लगता है दिल्ली पुलिस को उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए? 100% तो मिलनी ही चाहिए। कि मास्टरमाइंड के आ सकता है जी। किस तरीके का था उस समय, जब किस तरीके से किस से खड़े बना, किस तरीके से सोशल ग्रुप्स पे भेज कि इसको अपलोड तो इसको फैलाई जी। सबके मोबाइल ये सब प्री है। सबके मोबाइल सब कर लिए थे, जैसे जमा करता है कि मोबाइल से आप से कि अगर आप पकड़े तो मोबाइल से आप के कब्जे में ना आने। तो इसलिए जो है प्लानिंग है, गैंग की प्लानिंग
और ये गैंग लीडर ये वहां से फरार रहा। जी ये सब तीन होनी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी साजिश सकती है को डिफेम कर, जिस प्रकार के फैसले हैं कि प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रकार की अराजक की बातें करना डेमोक्रेसी में, तो ये वाइब्रेंट, तो ये काफी एक्सेप्टेबल, ये अर्बन बिहेव कर रहे हैं। जी फ्लॉइड नहीं है, पढ़ने रही है, ये फायदा इधर उधर जिले घूम रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कभी हरियाणा है, गुरुग्राम टैक्सियां यूज कर रहे हैं। के पीछे बहुत बड़ी। जी दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखिए, आरोपी का कहना है कि सिर्फ अराजकता फैलाना उसका मकसद था, लेकिन जिस प्रकार से संसद में घुस के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है सिर्फ अराजकता ही इस पूरी घटना का मकसद था? नलिनी जी नमस्कार, जय हिंद। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें जो डिटेल में इनका मोटिव जो है वो मोटिव क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, 13 दिसंबर को ही चुना है और बड़ा कोऑर्डिनेटेड सा एक्शन हुआ है। साइमल्टेनियसली जो है पार्लियामेंट के अंदर भी एक्शन होता है और इमीडिएटली जो है पार्लियामेंट के बाहर भी हो जाता है। तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सबसे पहले तो इनका मोटिव के बारे में हमें पता चलना चाहिए। जब हमें इनका मोटिव पता चलता है, उसके बाद जो है हमें उन सब लोगों के बारे में पता करना होगा कि इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। क्या देश के अंदर ही कुछ ऐसे हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं जहां बाहर के देश के लोग भी इस घटनाक्रम के अंदर शामिल हुए हैं? जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मैडम जी, देखिए भारत जो है वो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से पूरे संसार के अंदर जाना जाता है और हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्लेस है। अगर उस जगह के ऊपर इस प्रकार की घटना होती है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका असर जो है हमारे उभरते हुए भारत की इमेज के ऊपर भी पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है मैडम, हमारे अंदर हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनके अंदर भी एक प्रकार का शक, या ये मैं कहूंगा कि एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है कि सबसे सुरक्षित स्थान जो है पार्लियामेंट, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो दिस इज समथिंग, हमें इसके घटना के इस इंसिडेंट की डिटेल में जाना होगा ताकि हमारे देशवासियों का भरोसा बना रहे कि हम स्ट्रांग हैं और हम अपनी भी और अपने देशवासियों की भी रक्षा कर सकते हैं। जी मैडम। जी एके जैन जी, देखिए पुलिस लगातार कह रही है कि हो सकता है सीन को रिक्रिएट करने की इजाजत भी संसद से हम ले लें, लेकिन क्या सीन को रिक्रिएट करने से जो पूरा आरोपित मामला है वो खुलकर आ जाएगा सर? और क्या कुछ होना चाहिए इस मामले में? सीन रिक्रिएट एक महत्वपूर्ण, जैसे अब आप सकता है कि जले मोबाइल बरामद करके कबरी मेमो बना तो जल गए हैं जी, ये पार्ट होता है। तो दिखाने होंगे कि मोबाइल जल, उनको फॉरेंसिक जांच के लिए कि क्या ये मोबाइल की नहीं है, ये सब जो है ये चीज है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कोई नहीं छोड़ेंगे, इसमें लीगल वेटिंग, इसमें जो है वो बताते रहे एविडेंस और कलेक्ट, ये महत्वपूर्ण एविडेंस है मोबाइल और से पहुंचे पे किस तरीके से हुई, उन्होंने उनको जो शूज के बनाई गई थी तो उसको पहना देंगे, उसमें उनकी नेचुरल सी रही है या नेचुरल है, उन्होंने किस तरीके से करी, किस तरीके से दो अंदर आए विजिटर्स, कुछ बाहर रहे स्मोक कैनिस्टर्स,
ललित झा की लोकेशन, ये सीन रिक्रिएट कर बहुत ही रहती जी हमारी सोच प्रोसेस में, उससे क्लैरिटी। सर, क्या ये महज एक हमला है, लोगों का आक्रोश है? क्योंकि देखिए, जो आरोपी है उसने कह दिया कि हम सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 2001 में जब हुआ था तो उसे एक आतंकी हमले के तौर पर देखा गया था, लेकिन इस हमले को आतंकी हमले के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये कोई नहीं है, ये कोई आतंकी है। मगर सर, संसद में हमला करना अपने आप में एक आतंकी हमला है, तो ऐसे में क्या यह आतंकी हमला नहीं है? नहीं, ये आतंक है, पर उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरे गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट होता है, स्पीकर है उसके हेड, उसको उन्होंने चैलेंज किया, जो वो बड़ा इम्पोर्टेंट थी। उस दिन प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट भी होते, इतने रीत लेगी, तो ये बहुत चूक भी है सुरक्षा की, इस प्रकार की कि ये लोग करने में सफल हुए। अगर ये सफल हुए तो कोई भी टेररिस्ट भी तो कहां है उनको समझना हो। सीआरपीएफ किया गया है, क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर, किस तरीके से कौन सा गेट एंट्री के लिए हो, उनकी गाड़ियां एंट्री, बाकी लोग आए जी। अभी लगाने के बाद कि उसको सील किया। ये जो भी मेजर, ये देश सुरक्षा के हित में जाना जरूरी जी। दिन वही, तारीख वही, 13 दिसंबर और 22 साल का वक्त। आखिर इसी पे बात करेंगे कि क्या महज एक इत्तेफाक से बात करते हैं। दिनेश शर्मा जी, देखिए, जिस प्रकार से 22 साल गुजर गए, लेकिन उसी प्रकार का हमला दोबारा संसद में हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पे काफी सारे सवाल उठा रहा है सर। मैडम, ये सही बात है जी कि हमारी सुरक्षा के अंदर कुछ कमियां रह चुकी हैं, अदरवाइज तो ये लोग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। इन लोगों ने जो है सोची समझी चाल के मुताबिक जो है इन्होंने पहले पार्लियामेंट की रेकी की है, जैसा कि खबरों में आ रहा है, और इन्होंने उस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया है जिसमें कि वो जूतों की छानबीन नहीं करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति ने, जो खबरों के मुताबिक वो पिछले 3 महीने से मैसूर के एमपी के ऑफिस के अंदर चक्कर लगा रहा था और कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा था ताकि उनको जो है विजिटर पास मिल सके। नंबर 2। नंबर 3 जो है, खबरों के मुताबिक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि 13 दिसंबर को कुछ प्रदर्शनकारी जो है पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने संख्या भी बताई थी कि प्रदर्शनकारी 10 के आसपास होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जिस समय आपके पास ऑलरेडी इनपुट अवेलेबल है, उसको हमें सीरियस लेना था ताकि हम इस किस्म की घटना को रोक सकते थे। इसके साथ साथ जो है, मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मेरी आर्मी की बैकग्राउंड होने के कारण, कि हमें इस बात के ऊपर भी दोबारा रिव्यू कर। जी, माफी चाहूंगी, संपर्क टूट चुका है। देखिए, हमारे साथ लगातार एके जैन जी भी मौजूद है। एके जैन जी, देखिए, दिन वही, तारीख वही, 22 साल, तो क्या हमारी सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया पिछले हमले से? है कि जब से नया पार्लियामेंट जी, बहुत बड़ी, वहां पे विजिटर्स बच्चे जा रहे हैं, डेलीगेशंस जा रहे हैं पार्लियामेंट को देख समझने के लिए, तो वहां पे नफरी हुई। दिल्ली पुलिस की वॉच एंड वार्ड स्टाफ, वो पहले काम, अब इसमें और फुल वहां पे नहीं है जी। और जो भी किस तरीके से अंदर भविष्य में रोकने के लिए कितनी होगी किया जाएगा। तो हमारे दिल्ली पुलिस के लिए
में जो भी जहां है बड़ी कार्रवाई होगी और आगे के लिए हम लेने चाहिए तो इस प्रकार की गलती जाए और तो पार्लियामेंट लेते सेक्रेटेरिएट का जब रहा था तो पार्लियामेंट जी वहां पर जाता है तरीके से ये एंट्री है ये ठीक नहीं और जो सिक्योरिटी फ्री है उसमें कहा वो निकल कर और मैं समझता हूं के लिए मेजर्स लिए है जी एसओपी डिजाइन। दिनेश शर्मा जी, देखिए आपकी आवाज चली गई थी, आपसे वही सवाल मैं दोबारा से पूछना चाहूंगी कि सर सबक क्या लिया हमने, क्या महज इत्तेफाक था? क्योंकि इतनी आसानी से कोई ये कह देना कि विजिटर्स होकर घुस गए, लेकिन कलर्ड स्प्रे लेकर घुसे हैं, तो आखिर संसद इतनी संवेदनशील जगह पे इस तरीके से घुस जाना, हमला कर देना, क्या हम वाकई अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है? नई संसद तो मिल जा रही है लेकिन नई संसद की सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा, तो हालात तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। मैडम, ये कटने से पहले मैं इन चीजों का जवाब दे चुका, मुझे मालूम नहीं आपने सुना, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ मैडम। जी मैडम, आपने सुरक्षा से चूक के बारे में बात की है, तो जी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है, तभी ये लोग जो है वहां तक पहुंच पाए और अपने साथ जो है वो गैस का कनिस्टर ले गए। उसके लिए मैडम कई बार ऐसा हो जाता कि हर क्या कहते हैं सुरक्षा ब्रीच के अंदर हम सिक्योरिटी फोर्सेज या बाकी लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज किसी समय क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती हैं और आपने कभी इस बात के ऊपर कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। इस प्रेजेंट केस के बारे में मैं कहूंगा कि ये जो लोग 2 विजिटर जो अंदर गए हैं उसमें से एक व्यक्ति ने पिछले 3 महीने से जो है क्या कहते हैं वो चक्कर काट रहा था मैसूर के एमपी के ऑफिस का विजिटर पास लेने के लिए। इन लोगों ने, जैसा कि खबरों में आया है कि इन लोगों ने जो है पार्लियामेंट का पहले से रेकी किया है और उस सिक्योरिटी लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया है जिसके अंदर ये जूतों को खुलवाकर चेक नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 जो है सिक्योरिटी लैब्स के बारे में, वो है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑलरेडी खबर इनको दे रखी थी कि पार्लियामेंट के सामने 13 दिसंबर को कुछ प्रदर्शनकारी होंगे। इवन दी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह भी कहा था कि 10 के आसपास प्रदर्शनकारी होंगे। तो सिक्योरिटी सेटअप ने, जो पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी सेटअप है, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबर के ऊपर जो है गौर करना चाहिए था और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, बीइंग ए आर्मी मैन, हमें जो है मैडम थोड़ा एसओपी को, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो उनकी फंक्शनिंग है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि वहां पे काफी हमारे योग्य पुलिस ऑफिसर्स हैं या बाकी सिक्योरिटी स्टाफ हैं, वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन मैं जस्ट एक बात को कोट करना चाहता हूं, जैसे सेना के अंदर है मैम, सेना के अंदर क्या होता है कि एक सेंट्री है, उसको जो है क्या कहते हैं 2 घंटे की ड्यूटी के ऊपर वो खड़ा होता है। 2 घंटे की ड्यूटी खत्म करने के बाद उसको 4 घंटे का रेस्ट मिलता है और 4 घंटे के बाद वो दोबारा ड्यूटी के ऊपर आ जाता है। ये इस बात से आप सहमत हैं, सभी सहमत होंगे कि एक व्यक्ति जो है, जो सुरक्षा कर्मी है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कुछ समय के लिए अलर्ट रह सकता है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग 8 घंटे या इससे ज्यादा अगर इसका ड्यूटी आवर्स हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि वो पूरे 8 घंटे तक अलर्ट नहीं रह सकता। हालांकि किताबों में लिखा हुआ है या किताबें एक्सपेक्ट करती हैं, डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करता है कि सेंट्री को जो है अलर्ट रहना है ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, बट ह्यूमन एंगल हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस समय रिव्यू के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, उनकी ब्रीफिंग कैसी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, उनका सुपरविजन कितना है, और व्हाट काइंड ऑफ ए ऑर्डर्स और व्हाट काइंड ऑफ ए ऑर्डर्स दे हैव गॉट इन केस अगर किसी किस्म की अनफोर्सीन इंसिडेंट होती हैं, क्या वो अपने आप ही एक्शन लेंगे या दे विल लुक बैक टू दिस सुपीरियर। ये चंद एक जो सिक्योरिटी रिव्यूज हैं मैडम, उनको थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव पोजीशन है। आपका कहना था कि क्या हमने
13 दिसंबर 2001 से कुछ सबक नहीं सीखा, ऐसी बात नहीं है मैडम। काफी चेंजेस आई हैं, सब क्या कहते हैं, सुरक्षा के नियमों में, अवेयरनेस के अंदर चेंजेस आई हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने कोई लेसन लर्न नहीं किया। ये ना कि पार्लियामेंट, बाकी इवन द डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी हमने उस सिक्योरिटी लैब से हमने किया है, और जहां जहां पे हमने महसूस किया कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, जब हमने अप्रिसिएशन किया है और उन चीजों के ऊपर ज्यादा गौर दिया है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए और क्या क्या इसमें आगे किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, महज अराजकता फैलाना तो एजेंडा नहीं हो सकता, क्योंकि संसद भवन एक बेहद संवेदनशील जगह है, और अगर वहां तक कोई पहुंच रहा है, 1-1.5 साल की प्लानिंग करके पहुंच रहा है, 4 लोग अलग अलग प्रदेश से एक साथ एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा उन्होंने सोचा होगा। महज हो सकता है ये सिर्फ उस मेन एजेंडे से भटकाने की कोशिश की गई हो। तो आखिर इस पूरे मुद्दे पे किस प्रकार से सर कार्यवाही होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैडम, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, देखिए मैडम, इसका सबसे पहले तो हमारे को मोटिव पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ इस प्रकार की इन लोगों के द्वारा घटना करने का। उसके लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, NIA है, जहां बाकी CBI और अदर एजेंसीज हैं, दे आर कैपेबल, और वो सूनर और लेटर जो है मोटिव का पता कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि जो लोग जहां जहां इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है कानून के सामने लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले हमें मोटिव का पता करना है, फिर हमें ये पता करना है कि देश के अंदर और देश के बाहर इन लोगों के तार कहां पर जुड़े हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया हुआ एक प्लान है, और इसका कोई मास्टरमाइंड जो है अभी जो है बिहाइंड द सीन है। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट आपके साथ जोड़ना चाहता हूं मैडम। कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, कनाडा ने लगाया, अमेरिका ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि हम एक प्रकार से उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। लेकिन ये 13 दिसंबर की घटना के बाद, अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया के अंदर देख रहा था कि एक व्यक्ति है जिसे कि भारत सरकार ने एक वांछित व्यक्ति घोषित किया हुआ है USA के अंदर। वो जो है वीडियो के ऊपर जो है क्या कहते हैं, एक संदेश देता है कि मैं ये जितने लोग संसद के अंदर इस घटनाक्रम में शामिल हैं, इस अपराध में शामिल है, मैं उनको लीगल असिस्टेंस, मैं उनका केस लड़ने में भारत में मैं उनकी मदद करूंगा। मेरा ये मानना है कि रादर मेरी गुजारिश होगी भारत सरकार से या संबंधित अधिकारियों से कि उन लोगों को भी इस समय जो है अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए कि इस प्रकार की जो है तुम्हारे सिटीजन जो है इस प्रकार की बढ़ावा देते हैं हमारे उन कल्प्रिट्स को जो कि संसद के अंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, और आपके सिटीजन कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा लीगल केस लड़ेंगे। जी मैडम। जी सर, बात तो वही है ना कि आखिर संसद कांड में जिस प्रकार से बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो पूरी मुख्य वजह जल्द ही खुलकर आए। मैं आप हर कोई इसी तलाश में है कि आखिर क्या वजह रही, क्या वाकई अराजकता फैलाना उनका एजेंडा था या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।